गुड इवनिंग दोस्तों, शुभ संध्या। उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं अन्नपूर्णा सिंह आपके लिए हिंदी प्रैक्टिस का दूसरा क्लास लेकर आई हूँ। यह क्लास आपके यूपी टेट, सुपर टेट सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए आइए, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? तो दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? तो हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या 4 है। अब वो मूल स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और री, ये आपके 4 मूल स्वर हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? प्रबंध काव्य रामचरितमानस, आशु, एक कर्ण विस्मय और बिहारी रत्नाकर। आपका सही ऑप्शन है रामचरितमानस। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइएगा। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन उनके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। देखिए, आपको एक लाइन दी हुई है, 2 लाइन, उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको उस लाइन को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद आपको अलंकार बताने हैं। इस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। देखिए, मानो, यहाँ पर आपका आया है मानो। मानो किसी भी अलंकार में या किसी भी दोहे में यदि जनु जानो मनु मानहो शब्द आ जाता है तो निसंकोच आपको उत्प्रेक्षा अलंकार को टिक कर देना है, आंख बंद करके। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो आप सभी जानते हैं श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। जैसे कि नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी? सॉरी, ये क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर जो है वो 4 हैं। आइए नेक्स्ट, वनवास शब्द में प्रयुक्त समास को चुनिए। वनवास, यह आपके हैं वन के वासी। वन के वासी शब्द के लिए आपका जिसमें कारक चिन्हों का प्रयोग किया हो, वनवास मतलब वन के वासी, इसमें के कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, यानी ये आपके तत्पुरुष समास है। 2 पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? 2 पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं या क्या कहलाती है? तो पर्वतों के बीच की भूमि को हम बोलते हैं उपत्यका। आइए नेक्स्ट, मानव हृदय का जगत जैसा नहीं है। मानव हृदय का जगत जैसा नहीं है। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। मानव हृदय का जगत जैसा नहीं है। गिव मी आंसर। प्रत्यक्ष, इसका आंसर होगा प्रत्यक्ष, परोक्ष, अनुभूत और अदृश्य, लेकिन आपका सही आंसर है प्रत्यक्ष। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, रोला और सोरठा के संयोग से क्या बनता है? रोला और सोरठा के संयोग से चौपाई बनती है। नेक्स्ट, मखमल के झूले हाथी सा टीला अलंकार के भेद का चयन कीजिए। मखमल के झूले हाथी सा टीला अलंकार के भेद का चयन कीजिए। तो आपका यहाँ पर देखिए, मखमल के झूले की तुलना जो है, मखमल के झूले हाथी सा टीला, ठीक है, मखमल के झूले की तुलना जो है हाथी के टीले से की जा रही है। और यदि किसी भी चीज़ की तुलना की जाती है या किसी भी उपमा में उपमेय को दर्शाया जाता है तो वहाँ आपका उपमा अलंकार होता है। आइए नेक्स्ट देखिएगा, वर्णमाला किसे कहते हैं? यदि आप हमारे उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि यह वीडियो समय समय पर
सभी को मिलता रहे और सभी इसका लाभ लेते रहें। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला जानते हैं दोस्तों, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। क से ज्ञ तक, यानी अ से लेकर के ज्ञ तक के एक क्रमबद्ध श्रृंखला को ही वर्णमाला कहते हैं। ये नहीं कि प, च, ग, ट अलग अलग हम लोग राइट कर दे तो वो वर्णमाला नहीं। वर्णमाला वही होता है जिसमें वर्णों का एक क्रमबद्ध समूह हो। जैसे क के बाद ख होता है, ख के बाद ग होता है, तो ऐसी की क्रमबद्ध समूह को ही हम वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। कंधा शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। कंधा शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। कंधा, कंधा इसमें आपका शोल्डर जो होता है। देखिए अंश, अंशु, अश्रु, अंश। अंश का मतलब होता है यहाँ पर भाग, जिसमें आपका तालव्य स हो अंश में, वो आपका होगा भाग। अंशु का मतलब होता है किसी बिंदु। अश्रु का मतलब होता है आपके आँख का पानी या अश्रु की धारा। अंश जिस अंश में आपका तालव्य स हो वो आपके कंधा का समानार्थी शब्द होता है। अंश मतलब होता है सहारा और कंधा मतलब भी होता है सहारा। तुरंग का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तुरंग का पर्यायवाची शब्द चुनिए। अब देखिए तुरंग जो है, तुरंग को हम लोग क्या कहते हैं, जरा इस पर ध्यान दीजिए। तुरंग किसका पर्यायवाची है? तुरंग आपके घोड़ा का पर्यायवाची है। और यहाँ पर लहर, घोटक, आमोद और नीर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें आपका ये घोटक शब्द जो है यह भी घोड़े का पर्यायवाची है, इसलिए तुरंग और घोटक ये दोनों जो है घोड़ा का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट, प्रज्ञ शब्द का विलोम शब्द चुनिए। प्रज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? चालाक, अनभिज्ञ, मूढ़ और नीच। हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रज्ञ से ही अनभिज्ञ बना हुआ है, अनभिज्ञ, तो आपका विलोम भी यही होगा। देख करके ही, ऑप्शन देख के ही आपको समझ में आ जा रहा होगा कि प्रज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, अनभिज्ञ। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। उंगली, आश्रय, औरत, माह, ये सभी आपके ऑप्शन हैं, लेकिन आपका सही आंसर है आश्रय। तत्सम और तद्भव, आपके जो है तत्सम और तद्भव में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है। तत्सम, याद रखिएगा, तत्सम, यदि सम लगा है तो ये तत् और सम, स लगा है, इसका मतलब कि ये आपके संस्कृत के शब्द हो गए। किसके शब्द हो गए हैं? संस्कृत के। और तद्भव का मतलब ये होता है कि वह शब्द जिसकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई हो और वह उसके हिंदी में उसके अर्थ या उसके उच्चारण चेंज हो गए हों। तो अब आपको समझ में आएगा। तद्भव, भव मतलब होता है उत्पन्न होना, और तत्सम मतलब कि संस्कृत के जैसा, मतलब संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द जिनका प्रयोग ज्यों का त्यों हम हिंदी में करते हैं उसे तत्सम कहते हैं। और जिन शब्दों का रूप परिवर्तित हो जाता है, जैसे अग्नि का आग, ठीक है, अग्नि आपका एक संस्कृत शब्द है और आग आपका तत्सम मतलब संस्कृत का रूपांतरण है, तद्भव है। तो इस तरीके से हम इसको पहचानते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, 1 मिनट 1 सेकेंड रुकिएगा। नेक्स्ट है आपका, लगता है क्वेश्चन कट गया है, बट आप लोग ध्यान से देखिएगा। आपका क्वेश्चन है कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप। पूछा क्या है? कवि शब्द, कवि, कवि ये देख रहे हैं ना, ये है कवि। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप पूछा है, और यह जो है आपके वर्तनी अशुद्धि में भी बहुत पूछा जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो भी ऑप्शन दिए हों, जो भी यहाँ पर आपको हिंदी के वर्ड मिल रहे हैं, और तो उनको आप लोग लिख के भी उसका प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि इन्हीं में से कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको कि उठा करके सीधे हुबहू एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री। अभी आपको कवयित्री का यदि शुद्ध वर्तनी यदि
खोजने के लिए या सर्च करने के लिए या लिखने के लिए कह दिया जाए तो आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ये नहीं कर पाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा कवयित्री। याद रखिएगा, कवि का, याद रखिएगा कि कवि का जो होता है स्त्रीलिंग कवयित्री होता है, और हम कवयित्री को शुद्ध शुद्ध क्या लिखते हैं, क व य पर छोटी की मात्रा, त्र पर बड़ी की मात्रा, कवयित्री। आप लोग इसे 2 बार राइट करिएगा, ये खुद से राइट करिएगा, और जब आप इसे 1 बार 2 बार लिख लेंगे तो भविष्य में कभी भी इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं होगी। अब आइए नेक्स्ट देखिएगा, शुभेच्छु शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। शुभेच्छु, शुभेच्छु का मतलब होता है शुभ, मतलब कि जो कि आपका शुभ चिंतक हो, ठीक है, जो हमारा आपका भला चाहने वाला हो, या हमारा आपका क्या करने वाला हो, अच्छा सोचने वाला हो, चिंता करने वाला हो। तो देखिए, शुभ चिंतक, हितैषी, शुभाकांक्षी और परोपकारी। तो देखिए आपका इसमें सही आंसर क्या होगा, शुभाकांक्षी, क्योंकि ऑप्शन देख के ही आपको यह पता चल जा रहा है। मैंने कहा ना, शुभ की इच्छा रखने वाला यानी कि शुभाकांक्षी, दिख गया आपको ये, शुभाकांक्षी, शुभ की आकांक्षा रखने वाला। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं, हिरण शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। ये तो आपको देख के ही समझ में आ गया होगा, विहंग, खग, हंस और मृग। ठीक है, आप इसका आंसर दीजिएगा। हिरण का जो होता है पर्यायवाची होता है वो होता है मृग। एक सेकेंड, हिरण का पर्यायवाची क्या होता है, मृग। ये तो देख के ही आपको, मृग कैसा है, मृग जो है एक संस्कृत शब्द है। यदि हिरण का तत्सम पूछ लिया जाए तो आप मृग बताएंगे, और यदि मृग का तद्भव पूछ लिया जाए तो आप फिर। आइए नेक्स्ट देखिए, इच्छा शब्द का विलोम शब्द चुनिए। इच्छा शब्द का विलोम शब्द चुनिए, ध्यान से देखिएगा। लालसा, अनिच्छा, घृणा और अस्वीकार। इच्छा शब्द का विलोम, सिंपल सी बात है भाई, कभी कभी इच्छा का विलोम होता है अनिच्छा। सपोज दैट हमें कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं हम नहीं खाएंगे, हमारी इच्छा नहीं है। तो नहीं शब्द के लिए ये जो अ लगा होता है, ये हमें हमेशा नहीं का सेंस देता है, यानी कि निगेटिव में। आइए नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द मैंने अभी आपको बताया है कि देखिए, तद्भव और तत्सम, अभी हम वहाँ पर पढ़ रहे थे, तो क्या था, तत्सम। ठीक है, तत्सम, तत्सम जो था, तत्सम स आ गया तो ये संस्कृत का शब्द हो गया। लेकिन यहाँ तद्भव पूछ रहा है कि मतलब ऐसा शब्द जिसका कि संस्कृत से उसका रूप परिवर्तित करके हिंदी में आ गया हो। तो अब बताइए क्या होगा आप में से, सत, ताम्र, षष्ठ और 20। देखिए यहाँ सिंपल सी बात है कि ये 20 जो है ये आपका तद्भव शब्द है। आइए नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। निम्न में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। निम्न में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब देखिए, अभी मैं आपको बोल रही थी कि जब भी आप पढ़िए, आपका ध्यान दिए गए शब्दों पर पूरी तरीके से होना चाहिए, ताकि यदि शुद्धि और अशुद्धि के लिए वर्तनी आ जाए तो आपको वहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो। कृपा, कृपा, कृपा और कृपा। तो आप देखिए, हम लोग जब भी लिखते हैं कृपा वर्ड तो आपका शुद्ध ये होता है। हम लोग शुद्ध वर्तनी में कृपा को हमेशा ऐसे ही लिखते हैं जिसमें ये वाला र लगा होता है, न कि ये वाला। निम्न में बेमेल शब्द का चयन कीजिए। निम्न में बेमेल शब्द का चयन कीजिए। ध्यान से देखिएगा, बेमेल शब्द का चयन कीजिए। पत्नी, स्त्री, श्रृंगार और पुत्री। अब बताइए, पत्नी, स्त्री, श्रृंगार और पुत्री, अब इनमें से बेमेल शब्द क्या है। देखिए, पत्नी मतलब कि जो पत्नी होती है, स्त्री, पत्नी को ही हम स्त्री बोलते हैं। कहने का मतलब एक लड़की पत्नी भी हो सकती है, स्त्री भी हो सकती है, पुत्री भी है, माँ भी है, बहन भी है, भाभी भी है, मतलब उसके कई। लेकिन इन चारों ऑप्शन में से देखिए, आपका ये जो श्रृंगार है ये आपका एक अलग है। ठीक है, ये जो श्रृंगार जो ऑप्शन है ये इन तीनों से डिफरेंस है। इस वजह से हम यहाँ पर आपको
आपको यहाँ पर क्या करना है, बेमेल शब्द को करना। मैंने पहले भी बताया था कि जहाँ पर निगेटिव क्वेश्चन आए उसको सबसे पहले अंडरलाइन करिएगा, फिर उसके बाद से आप उसको क्या कीजिएगा, ऑप्शन को देखिएगा, जो ऑप्शन आपका निगेटिव हो, अलग हो, उसे टिक करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। चलिए, आपके लिए यदि आपका कोई प्रश्न हो, आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।